गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी अपनी UT1 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा वो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। देखिए, आपका ग्रामर का पोर्शन, आप अपनी ग्रामर की व्याकरण की बुक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक एक लाइन से डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से आपके प्रश्न बने गए होंगे। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। जैसे यहाँ पे मेरी डेफिनेशन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा है आपका लिखित। एक होता है मौखिक, दूसरा कौन सा है? लिखित। अब आगे लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है राज्य और राज्य का नाम और उसकी कौन कौन सी भाषाएं, किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बोला है कि आपको लर्न करना है। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किस राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, आगे देखिए, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और किन क्षेत्रों में कौन सी लिपि बोली जाती है। किन क्षेत्रों में कौन सी लिपि बोली जाती है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा की अगर बात करूं तो देखिए, आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं आएगा। दूसरी बुक जो है उसमें भी यही है हमारा, परिभाषा आपकी, कुछ भी एक्स्ट्रा आपकी बुक से नहीं आएगा। राज्य और राज्य की भाषाएं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण, और किस देश में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो बेटे, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने जो व्याकरण का काम करवाया है वो तो हमें बहुत सारा मतलब अलग अलग बुक्स का कंटेंट है, तो हम कैसे करेंगे। आपको केवल अपनी बुक पढ़नी है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे करने के लिए। अगर आप वीडियोस के थ्रू पढ़ लेते हो तो आपको कभी भी आपकी ग्रामर की बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपकी व्याकरण की बुक से, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत अच्छे से उसमें मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। सारी वीडियोस के अंदर आपको एक नहीं 2-3 बुक्स का मिक्सचर करके आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है, जिससे आपके पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंच जाए। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपनी बुक उठाइए, बुक से पढ़िए। आपका जो भी एग्जाम होगा वो आपकी बुक से बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, तो बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा और लिपि। तो भाषा क्या है और उस भाषा की लिपि क्या है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अब आपके यहाँ ये प्रश्न आगे कि व्याकरण के कितने अंग हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और इन खाली स्थानों को आपको भरना है जो खाली स्थान दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सही गलत का निशान लगाना है आपको, और फिर भाषा और उनकी लिपियों का मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे भाषा दे रखी है, उनकी लिपियाँ दे रखी है, उनको आप मिलान करोगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और बांग्ला की बांग्ला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने हर अध्याय का निचोड़, यानी कि अपने हर अध्याय की एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अपनी किताब की एक एक लाइन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यानी कि ग्रामर के लिए आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सब जितनी डेफिनेशन लिखवाई गई है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। और जो भी आपका बुक वर्क रहेगा, हाँ ये आप ध्यान रखिए, बुक वर्क आपका बुक के आपके जो क्वेश्चन आंसर है लिटरेचर के प्लस जो बुक वर्क है वो भी आपको रिवाइज करना है सभी को। लिटरेचर के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ अपना बुक वर्क रिवाइज करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बुक वर्क करवाया है। उसके बाद अपनी ग्रामर का बुक वर्क आप कर रहे हो, अपनी डेफिनेशंस करने के बाद अपना ग्रामर का बुक वर्क आप रिवाइज करोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर आता है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है कि वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषाएं हैं, हिंदी की वर्णमाला में कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है, ये सारा आपको याद करना है। स्वर किसे कहते हैं, उस कितने प्रकार के आपके स्वर हैं हिंदी में,
स्वरों की कुल कितनी संख्या है? स्वर के कितने भेद हैं? 1 2 3। यहाँ 3 भेद दिखा रखे हैं आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है। सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनमें 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, और चौथा होता ही नहीं है। तो हमारे जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, दीर्घ स्वर की परिभाषा और प्लुत स्वर की परिभाषा, ये आप याद करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा है वीडियो में। अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इन सभी की आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है। सारा आपको रिवाइज करना है। कहाँ पे किस प्रकार से आपका चिन्ह कहाँ लगेंगे, विसर्ग कहाँ आएंगे, अनुनासिक कहाँ लगेगा, जैसे चांद, आँख, गांव, हंसना आदि। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। आपको ये आना चाहिए कि किस प्रकार से ये लगेंगे। ठीक है। आयोग वह अनुस्वार, ये जहां जहां जिस इस प्रकार से लगते हैं इनके प्रयोग आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु पूरा होता है। विसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लग जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जो शब्द के ऊपर लग जाएंगे इस प्रकार से। और ये आयोग वह अंग से अंग और अनय खाली, इसको अनुस्वर और विसर्ग, ये होते हैं हमारे आयोग वह। तो इसके बारे में आपको इन चारों को अच्छे से आप पढ़ोगे। ठीक है। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं। ये हो गए आपके स्वर, ये हो गई इनकी मात्राएं। तो किस प्रकार से स्वरों का व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है और उनका रूप बदल जाता है। मात्रा का कोई खुद का रूप नहीं होता, जैसे ही वो किसी भी व्यंजन के साथ लगती है उसका स्वयं का रूप बदल जाता है, स्वरों का रूप बदल जाता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है। अब आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद है व्यंजन के, ये सब आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन की परिभाषा याद करेंगे आप। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, ये भी 3 ही होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इन तीनों की डेफिनेशन आप याद करोगे, इन तीनों की परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बोलती हूँ आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो ये आपको अभी के लिए UT1 UT2 अपने मिड टर्म सभी के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको संयुक्त व्यंजन अपना, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपको अपना जी संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, शौच क्षत्रिय, त्रिशत्रुषु, यशी ज्ञानी और श्रवसे श्रमिक। अगर आपको एक संधि विच्छेद करने के लिए तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन की परिभाषा किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाए उनमें से सही ऑप्शन को पहचानिए, तो आपको वो पता होना चाहिए। यानी कि आपको संयुक्त व्यंजन को अच्छी तरह से तैयार करना है, व्यंजन अच्छे से तैयार करने हैं, स्वरों को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। और याद रखने ये 4 होते हैं, इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसी प्रकार से आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, इसके किस प्रकार से ये बनते हैं, इसकी परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए और इसकी एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। ठीक है। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? वही संयुक्त अक्षर होता है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं अपने संयुक्ताक्षर। अब आगे आते हैं हम वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है अपने वर्ण विच्छेद को। ठीक है। वर्ण विच्छेद आपके अंतर्गत क्या होगा, वर्ण विच्छेद में कोई भी शब्द है वो वर्ण विच्छेद का आपको उसको रिवाइज करना है। किस प्रकार से, वाक्य को हमने अलग अलग वर्णों में विभेदन किया गया है उसका। तो आपको अगर कोई दे दिया जाए शब्द और उसका वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया हो तो आपको बताना होगा कि कौन सा वर्ण विच्छेद सही है। ठीक है। सारा अपना जितना भी आपका बुक वर्क है वो सारा रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से, जितना भी आपका बुक वर्क दिया गया होगा। अब आता है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं,
शब्द के हम अलग अलग आधारों पर भेद करते हैं। इसमें बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रूढ़ शब्द में, यौगिक शब्द में, योग रूढ़ शब्द में, इस प्रकार से हमने इसको विभाजित किया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन 4 प्रकार से हमने उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किया है। सभी की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ वे होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वो केवल स्वयं के लिए रूढ़ होते हैं, उनके लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रोटी तो रोटी तो रूढ़ शब्द हो गया आपका, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, रूढ़। जैसे गाय, पंखा, मेज, रोटी। यौगिक होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ हो जाते हैं। बनते 2 शब्दों से, लेकिन किसी एक को प्रकट कर रहे होते हैं, जिसके उसके अलावा उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा, वो योग रूढ़ होगा। जैसे पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण भगवान, या फिर पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंख प्लस ज, पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जल, तो जो कीचड़ में जन्म लेने वाला है, ज को हम जलज भी बोल सकते हैं, जल भी, या फिर जल में कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने के लिए भी ज का प्रयोग होता है। यहाँ पंकज ऐसे जलज में, जल में उत्पन्न होने वाला, तो ज का यहाँ अर्थ हो गया जन्म लेना, जल नहीं होगा यहाँ पे, इसका अर्थ होगा जन्म लेना। जलज में, जल में जन्म लेने वाला। पंकज में, पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला हो गया कमल। तो इस प्रकार से कमल, कमल नहीं कमल, सॉरी, कमल शब्द है। आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन चारों की परिभाषाएं, उदाहरण किसे कहते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हैं, युग जो के तो हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आए हैं, परंतु हिंदी भाषा में जिन्हें परिवर्तित करके हम प्रयोग करते हैं, इनका परिवर्तित रूप हम प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। फिर आता है देशज शब्द। देशज वह शब्द होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। फिर विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो अन्य भाषाओं से, अंग्रेजी भाषाओं से, उर्दू से, फारसी से, अन्य अलग अलग भाषाओं से जो हमारी हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों को विकारी और अविकारी शब्दों में विभाजित किया गया है, तो ये आपको रिवाइज करना है। तो यानी कि हर शब्द की परिभाषा और उसके उदाहरण आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। यहाँ पे अर्थ के आधार पर दे रखे हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से तद्भव के यहाँ लिखा है तत्सम शब्द दे रखे हैं, जैसे दुग्ध का दूध, ग्राम गांव, सूर्य सूरज। तो इस प्रकार से आपको अन्य सभी शब्द करने हैं, अपनी पूरा बुकवर्क आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है।